Hello everyone, welcome to GateNet CS classes. So today we are with some important MCQ questions related to the computer network subject. So this video will help you to revise your concepts related to this subject and you can easily judge your performance. So let's begin with the questions. Our first question is, which of the following protocol pairs can be used to send and retrieve emails? तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है कि कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो यूज होता है सेंड करने के लिए एंड कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है रिट्रीव करने के लिए ईमेल्स को इन दैट ऑर्डर. सो हेयर वी नीड टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है SMTP एंड POP3. SMTP इज द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि हमारा यूज होता है सेंड करने के लिए ईमेल को, एंड फॉर रिसीविंग ईमेल फॉर रिट्रीविंग हमारे पास होता है POP3 प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस 3 प्रोटोकॉल. तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन. SMTP एंड POP3 इज द करेक्ट आंसर एज आई हैव टोल्ड यू. जो POP3 है वो रिट्रीव करने के लिए यूज होता है. देन अबाउट द SMTP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग ईमेल. अब और भी दो ऑप्शन थे हमारे क्वेश्चन में, एक था हमारे पास IMAP एंड एक था हमारे पास MIME. अब IMAP इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसकी सर्विसिंग है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड व्यूइंग द मैसेजेस, द ईमेल्स. अब जो MIME होता है, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ वी कैन फाइंड आउट दैट इट इज यूज्ड फॉर समथिंग लाइक मल्टीमीडिया, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन. सो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि जो माइम है, जिस भी ऑप्शन में माइम है, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर फॉर द रिक्वायर्ड क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी नीड टू मैच इट. अब फर्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास है कि यूडीपी का हेडर पोर्ट नंबर कितना होता है, कितने बिट्स की होती है. तो हमें पता है कि जो यूडीपी में चार पार्ट्स होते हैं जो इसका हेडर होता है उसके फॉर्मेट का, और उसमें जितनी भी चीजें हैं वो ओनली 16 बिट्स की होती हैं. तो वेन एवर दे आस्क अबाउट द यूडीपी हेडर फॉर्मेट, हम डायरेक्टली स्पेसिफाई कर सकते हैं कि 16 इसका आंसर है. देन नेक्स्ट हमें पूछा गया है कि ईथरनेट का जो मैक एड्रेस है, ईथरनेट का मैक एड्रेस, ये हमें एज इट इज हमेशा के लिए याद रखना है कि इट इज ऑफ 48 बिट्स, ईथरनेट का मैक एड्रेस. देन अबाउट द IPv6 नेक्स्ट हेडर. IPv6 जो फॉर्मेट है हमारे पास, उसमें नेक्स्ट हेडर कितने बिट्स की होती है? ये हमारे पास होती है 8 बिट्स की. देन लास्ट इज TCP हेडर सीक्वेंस नंबर कितने बिट्स का होता है? इट इज ऑफ 32 बिट्स. सो दिस इज द करेक्ट आंसर कि फर्स्ट का 4. यहाँ पे डायरेक्टली हमें अगर ये पता है कि इसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं, या तो सी आंसर हो सकता है या फिर इसका आंसर हो सकता है डी. देन अबाउट इथरनेट मैक एड्रेस, ये भी हमें पता है कि 48 बिट्स का होता है, यहाँ से हो गया करेक्ट. देन आफ्टर दैट IPv6 नेक्स्ट हेडर जो है वो 8 बिट्स का है. देन ऑप्शन नंबर 2. सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे आप डायग्राम से चेक कर सकते हैं कि जो यूडीपी है उसमें हमारे पास क्या होता है? सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ एंड चेकसम, एंड एवरीथिंग इज ऑफ 16 बिट्स ओनली. देन उन्होंने थर्ड पार्ट पूछा था कि जो नेक्स्ट हेडर है वो कितने बिट्स का होता है इन केस ऑफ IPv6 फॉर्मेट, दैट इज ऑफ 8 बिट्स. देन फोर्थ पॉइंट उन्होंने पूछा था TCP का फॉर्मेट, उसमें सीक्वेंस जो नंबर होता है ये कितने बिट्स का होता है? इट इज ऑफ 32 बिट्स, चाहे वो सीक्वेंस नंबर है या फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ये हमारे पास होता है 32 बिट्स का. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following protocol is not used to resolve one form of address to another one? तो इस केस में हमारे पास आंसर क्या होगा? DNS, ARP, DHCP, RARP. अब ARP एंड RARP तो नहीं है आंसर, क्योंकि ये होता है हमारे पास यूज IP टू MAC कन्वर्ट करने के लिए, और ये होता है रिटर्न वाइस वर्सा, यहाँ पे हो जाता है MAC टू IP, तो ये हमारे पास आंसर नहीं हो सकते. देन वी आर पेंडिंग विद ऑप्शन नंबर A DNS और ऑप्शन नंबर C DHCP. अब यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है हमारे पास ये डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP. अब देखिए, जो DHCP होता है, इट एलोकेट्स वन ऑफ द अनयूज्ड IP एड्रेस, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये काम करता है. यहाँ पे ये कन्वर्जन
नहीं कर रहा, इट इज नॉट रिजॉल्विंग एनी काइंड ऑफ एड्रेस टू अनदर वन, राइट। अब जो डीएनएस होता है वो क्या करता है हमारे पास, वो कन्वर्जन करता है किस चीज की, किसी होस्ट नेम से आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। मींस दैट कोई हमारे पास जीमेल है www.gmail.com या google.com, उसका जो आईपी एड्रेस में कन्वर्जन करना होता है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीएनएस। Then, as I have told, ARP is used to IP to MAC conversion and RARP is used to MAC to IP conversion. So, DHCP is going to assign the IP dynamically. So, option number C is the correct answer. Next, fourth question. Which of the following are examples of stateful application layer protocol? So, here we are having three options. HTTP, FTP and TCP, sorry, four options. Then the fourth one is POP3. अब stateful, ये हमने प्रीवियस एक वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है कि stateful एंड stateless जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका देना है कि कौन कौन से जो होते हैं वो stateful है। HTTP जैसे हमें पता ही है कि ये क्या होता है, stateless होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो डायरेक्ट डिलीट हो जाता है हमारे पास। देन वी नीड टू गो विद द स्टेटफुल एप्लीकेशन लेयर। अब देखिए मैं चारों का ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या क्या चीजें हैं जो हमारे पास। एक होता है HTTP स्टेटलेस, अगेन जो IP होता है दैट इज आल्सो स्टेटलेस प्रोटोकॉल, राइट। अब जो स्टेटफुल हैं हमें ये लर्न रखने हैं कि स्टेटफुल कौन कौन से होते हैं। FTP होता है, SMTP होता है, POP3 होता है, TCP होता है। अब ये जो चार प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जो कि कंप्लीटली स्टेटफुल है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत भी होता है, वी नीड टू रिमेम्बर कि ये ऑप्शन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का गलत है। देन अबाउट टीसीपी अगर हम बात करें कि टीसीपी जो होता है स्टेटफुल होता है। क्यों स्टेटफुल होता है? बिकॉज इट नीड टू मेंटेन द कनेक्शन इंफॉर्मेशन। ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है एंड इट हैज टू मेंटेन द कनेक्शन इंफॉर्मेशन। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग FTP एंड POP3। ये जो होते हैं जैसे हमने डिस्कस किया स्टेटफुल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। So next is again fifth question. Consider the following statements about the routing protocols and we need to find out the correct answer. अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि स्टेटमेंट चेक करनी है and we need to find out the correct answer for this question. RIP uses distance vector routing protocol. Yes. Yes. RIP packets are sent using UDP. This is again true. OSPF packets are sent using TCP. This is not correct option. जो OSPF है that is based on the link state. Yes, means that जो RIP होता है वो distance vector routing protocol है and OSPF is link state routing protocol. ये जो दो important बातें हैं that we need to remember always. First and fourth point is correct. हमारे पास क्या आ जाता है? First and fourth point is correct. एक और point हमारे पास जो है second point RIP जो होता है these use the UDP. ये भी हमारे पास करेक्ट है। तो 1, 2 एंड 4 ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में गिवन है। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट कि कौन सा जो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है वो किस लेयर में काम करता है। ठीक है, तो अब जैसे टीसीपी का तो हमें डायरेक्टली पता लग जाता है कि जो टीसीपी होता है दैट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर। अब क्या हम इसके बेसिस पे कुछ टिक कर सकते हैं? R2 देन अबाउट देखिए PPP ट्रिपल P। अब ये कहाँ पे काम करता है? ये हमारा काम करता है डाटा लिंक लेयर पे। तो वैसे तो आंसर तो हमें पता लग गया है बट स्टिल अब आ जाता है हमारे पास SMTP कहाँ पे यूज होता है, कौन सी लेयर में हमारे पास काम करता है? ये करता है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर में वर्क करता है। Then about BGP, BGP works at network layer, border gateway protocol. ये प्रोटोकॉल जो होता है वो काम करता है नेटवर्क लेयर में। So here is the explanation given. So our next question is RSA crypto system. A participant A uses two prime numbers P is equal to 13 and Q is equal to 17
to generate her public and private keys. If the public key of A is 35, then we need to find out the private key of A. तो हमारे पास generally in case of RSA we are having one formula, ED is equal to 1 mod phi n. अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें पुट करनी है, जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है पब्लिक की ऑफ ए इज 35, वो ई की वैल्यू है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 35. डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब डी इज द प्राइवेट की ऑफ ए इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 मॉड, अब फाई एन की हमें वैल्यू पुट करनी है, फाई एन की वैल्यू कहाँ से लेकर आए, जो यहाँ पे वैल्यू दी है 13, हमें इसमें से 1 माइनस करना है, मतलब p की वैल्यू 1 माइनस करनी है, तो यहाँ पे आ जाता है मेरे पास 12. अब q की वैल्यू गिवन है 17, q की वैल्यू भी 1 से माइनस करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 17 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 16. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 192. आई विल पुट दिस वैल्यू ओवर हियर 192. अब हमें क्या करना है कि 35 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है और उस नंबर को 192 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 1. तो यहाँ पे थोड़ी सी जजमेंट करनी पड़ जाती है हमें, तो जनरली मैं जो मेथड फॉलो करती हूँ कि जो यहाँ पे 192 है इसे डबल कर दीजिए, 192 को हम डायरेक्टली यहाँ पे डबल कर देते हैं, हमारे पास वैल्यू आ गई 384. अब अगर मैं 384 को डायरेक्टली 192 से डिवाइड करूंगी तो वो तो जीरो रिमाइंडर आ जाएगा, हमें तो 1 रिमाइंडर चाहिए, तो हम यहाँ पे 1 ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 385. अब 35 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि 385 आए, तो बस डी की वैल्यू निकल जाएगी. तो अगर मैं यहाँ पे 35 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हमें डायरेक्टली पता लग रहा है कि 350 आएगा, 385 उससे बड़ा है, तो मैं यहाँ पे अगर 11 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास 385 इज इक्वल टू 1 मोड 192. बस यहाँ से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है कि वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी, और डी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 11. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वैल्यू ऑफ private key of A is 11. So this is the answer for this question. Hope आप सबको ये clear है question. So here is the explanation given. आप अच्छे से यहाँ से दोबारा से देख सकते हैं. So our next question is, which one of the following fields of an IP header is not modified by the typical IP router? अब कौन सी ऐसी चीज है जो मॉडिफाई नहीं होती? चेकसम मॉडिफाई होता है या नहीं? चेकसम हर जगह पे जब हम पहुंच जाते हैं किसी डेस्टिनेशन पे, वहां पे एरर चेकिंग होगी, राइट. सोर्स एड्रेस, क्या सोर्स एड्रेस कभी मॉडिफाई होगा? नहीं होगा. जिस पर्सन ने भेजा है उसका सोर्स एड्रेस है, उसको बोलते हैं हम सोर्स एड्रेस, दैट विल नॉट बी चेंज्ड एवर, राइट. सो डायरेक्टली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सोर्स एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता. ठीक है. टाइम टू लिव भी चेंज होता है, जैसे ही वो होप काउंट्स पे पहुंचता रहेगा, अगले अगले डेस्टिनेशन पे पहुंचता रहेगा, उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होती रहेगी, राइट. नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द डेटा वो भी कभी रिड्यूस नहीं होगा. तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाता है कि सोर्स एड्रेस इज नॉट मॉडिफाइड, राइट. सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन गिवन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड वी नीड टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. हमारे पास क्या है, टीसीपी कनेक्ट्स आर फुल डुप्लेक्स, यस और नो? यस. टीसीपी हैज नो ऑप्शन फॉर सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट, क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट के लिए? एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज टीसीपी कनेक्शंस आर मैसेज स्ट्रीम्स, क्या ये मैसेज स्ट्रीम्स यूज करता है या फिर डेटा स्ट्रीम्स यूज करता है? हमारे पास दो तरह की स्ट्रीम्स होती है, या फिर मैसेज स्ट्रीम्स या फिर डेटा स्ट्रीम्स. तो यहाँ पे टीसीपी जो होता है हमारे पास यूज करता है डेटा स्ट्रीम इंस्टेड ऑफ मैसेज स्ट्रीम. तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, टीसीपी कनेक्शंस आर फुल डुप्लेक्स, यस. एट अ टाइम वो सेंड भी करता है और रिसीव भी कर सकता है. देन टीसीपी हैज नो ऑप्शन फॉर सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट, क्या ऐसा होता है कि वो सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट नहीं दे सकता? तो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट. अब ये भी हमारे पास क्या आ जाता है, फॉल्स स्टेटमेंट. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है कि ये फुल डुप्लेक्स है. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट.
बाकी सब जो ऑप्शंस दिए थे वो गलत थे। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, which of the following are used to generate a message digest by the network security protocols? अब इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड में ही गिवन है। अब हम चेक करते हैं कि कैसे। ऑप्शन नंबर सी इज क्यू एंड एस, मीन्स डैट उन्होंने पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू जनरेट मैसेज डाइजेस्ट, मतलब जनरेट करता है मैसेज डाइजेस्ट को, तो कौन करता है। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके आए थे आरएसए का। आरएसए जो था वो क्या था, एक एनक्रिप्शन टेक्निक थी। अगेन जो डीईएस है, डेटा एनक्रिप्शन की टेक्निक, ये भी एक डेटा एनक्रिप्शन टेक्निक है। इट इज नॉट अ मैसेज डाइजेशन, मतलब मैसेज डाइजेस्ट को क्रिएट करने का प्रोसेस नहीं है इसमें। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आता है SHA-1 सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम एंड मैसेज डाइजेस्टिव 5। तो ये दो हमारे पास दो चीजें हैं जो कि जनरेट करती हैं मैसेज डाइजेस्ट को। ये तो नाम से ही पता लग रहा है, इसकी फुल फॉर्म ही ये है। सो द करेक्ट आंसर इज क्यू एंड एस ओनली। तो ये हमारे आज के सेशन के 10 क्वेश्चंस थे। आई विल कवर द रिमेनिंग क्वेश्चंस इन द फर्दर अपकमिंग वीडियोस। तो आप यू प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू एवरीवन। लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज पोस्ट योर डाउट्स, या फिर किसी तरह का सजेशन होगा आपकी तरफ से, प्लीज पोस्ट योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन आस्क एनीथिंग, यू कैन कमेंट ओवर देयर। स्टे सब्सक्राइब्ड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड notifications. Thank you everyone.